दिल्ली पुलिस मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन सवाली निशान ये खड़ा था कि आखिरकार 18 साल का लड़का सरकारी हॉस्पिटल जो जीटीबी हॉस्पिटल उसके 4th फ्लोर पे आता है, वार्ड नंबर 24 के अंदर घुस के एक पेशेंट पे कई राउंड फायर करता है। अब ये तस्वीर देखिए, इस वक्त मैं जीटीबी हॉस्पिटल के 4th फ्लोर के वार्ड नंबर 24 के बाहर मौजूद हूँ। पुलिस ने इस पूरे पोर्शन को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास एक लड़का यहीं से दाखिल हुआ था, पिस्टल लेके एक बेड के पास जाता है जहाँ पे एक मरीज लेटा होता है, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। मृतक शख्स का नाम जो है रियासुद्दीन बताया जा रहा है और जो कि दिल्ली के खजूरी थाने इलाके का रहने वाला है। अभी फिलहाल डीसीपी से यह भी सवाल किया गया था कि आखिरकार जो लड़का यहाँ पे पिस्टल लेके मारने आया था, क्या वो किसी इसी शख्स को मारने आया था या फिर किसी और शख्स को मौत के घाट उतारने आया था। उस मामले में पुलिस जो है जांच कर रही है, लेकिन सवाली निशान ये खड़ा था कि आखिरकार जो शख्स दिन दिहाड़े हॉस्पिटल में काफी सारे पेशेंट एडमिट रहते हैं, लोगों की परिजन रहते हैं, लेकिन वो आता है पिस्टल लेके और छूटते ही पेशेंट पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन सवाली निशान जो हॉस्पिटल के जो गार्ड्स हैं उन पे भी खड़ा होना लाजमी कि आखिरकार नीचे से इमरजेंसी की गेट से एंट्री कर वो लड़का कई जो रास्ते थे वो पार करके आता है, वहां पे उसको किसी ने रोका नहीं, किसी ने उसकी चेकिंग नहीं करी और यही लापरवाही रही कि वो शख्स पिस्टल लेके वार्ड नंबर 24 में दाखिल होता है और एक पेशेंट पे फायरिंग कर देता है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है और थोड़ी देर में एफएसएल की टीम जो है घटनास्थल पे पहुंचेगी। कुछ जो एविडेंस है उसको एकत्रित किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही क्योंकि हॉस्पिटल काफी बड़ा है और सीसीटीवी कैमरे को देखना काफी ज्यादा मुश्किल है, पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई है। लेकिन सीसीटीवी में चेहरा पहचान होगा, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या रंजिश थी, क्या दुश्मनी थी कि वो लड़का हॉस्पिटल के अंदर जब वो बेड पर लेटा होता है उस पर आके फायरिंग कर देता है। पुलिस ने बताया है कि 1 महीना पहले ही रियाजुद्दीन जीटीबी अस्पताल में पेट में इंफेक्शन के। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। साहिल उस अस्पताल से तस्वीर दिखा रहे थे जिस जगह पर, जिस फ्लोर पर, जिस अस्पताल में हमला हुआ है। 27 साल का युवक है, लेकिन जानकारी अभी तक उसके बारे में कोई भी नहीं लग पाई है। बढ़ते आगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कांग्रेस का हाथ है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी महिलाओं को गुजारा भत्ता तलाक के बाद, मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया के खिलाफ है। ये कहना है AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। जाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। हमने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड लॉ है, मुसलमानों के लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है और फिर आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये आज़ादी दी गई है कि हम अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलात पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद या तलाक के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलखी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी तो उसका सफ़र कौन होगा? आप इसमें गौर कीजिए। तो एक बात तो ये है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे कांग्रेस का हाथ है। अब बीजेपी ये कह रही है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि हम इसके साथ नहीं खड़े हैं, कोर्ट में जाएंगे और इसका पूरी तरीके से यहाँ पर हम बायकॉट करने वाले हैं। अब बीजेपी ये बयान दे रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बयान दिलवाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि वो पहले इसकी निंदा नहीं कर पाए थे। क्या कहा शहजाद पूनावाला ने, आपको सुनवाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते का अधिकार सेक्शन 125 सीआरपीसी में दिया गया, इसका विरोध एआईएमपीएल करेगी और उसको चुनौती देगी कोर्ट में, ये सूचना सामने आई है। एआईएमपीएल वही तुष्टिकरण के भाईजान है जिसको कांग्रेस, एमआईएम और अन्य इंडी अलायंस के दल जो है वो उसे पोषण देते हैं। उन्हीं के समय पर यह बना है, इंदिरा जी के समय पर यह बना है। और जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है एआईएमपीएल के जरिए कराती है, क्योंकि जब यह फैसला आया तब कांग्रेस ने इसका खुलकर स्वागत नहीं किया। करेंगे भी कैसे? इस पूरे निर्णय को लेने का काम तो राजीव गांधी ने ही किया था। महिला विरोधी जो कदम उठाया गया और मुस्लिम महिला विरोधी जो कदम उठाया गया था और कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होते हुए जो महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया था वो कांग्रेस ने ही किया। और कांग्रेस ने केवल ये कदम नहीं, कांग्रेस ने तो यूसीसी का विरोध किया, कांग्रेस ने 3 तलाक का कानून आया उसका विरोध किया। कांग्रेस जो भी कदम महिलाओं के हित में उठाए जाते हैं उसका विरोध करती है, इंडी अलायंस भी करती है। और जहां पर वो डायरेक्टली नहीं कर सकती है, हो सकता है कि वो एआईएमपीएल से करवाती है, क्योंकि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इस वक्त लोमस हमारे साथ में जुड़ चुकी है। लोमस के साथ में कुछ मुस्लिम महिलाएं भी मौजूद हैं। लोमस, हम चाहेंगे कि अगर कुछ महिलाएं आपके साथ हैं तो आप उनसे ही बात करिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर चुनौती देने की बात कर रहा है और इसे साफ कह रहा है कि शरीयत में ये कोर्ट का दखल है जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर सृष्टि, क्योंकि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीसी की और पीसी पूरे देश की मुस्लिम महिलाओं ने देखा और साफ तौर पे आपने देखा कि जिस तरीके से ये पीसी हुई और पीसी के बाद कई मुस्लिम महिलाएं उनके विरोध में भी आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा योगदान दिया था मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के लिए कहा था, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका विरोध करते हुए नजर आई। हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक कर आज एक प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो गलत है। गुजारा भत्ता जो दिया जाना है मुस्लिम महिलाओं को उनके शोहर के द्वारा वो गलत है, वो एक तरह की से बोझ है पुरुषों पर। बोझ है? ये बोझ नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जब वो निकाह करते हैं और अपने घर में लेकर आते हैं तो उसको ये बोझ मतलब समझिए कभी भी निकाल देंगे और उसको पैसा देना पड़ा, वो बोझ है? नहीं, ये जिम्मेदारी का एहसास हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अगर दिया है कि जैसे हिंदू समाज में वैसे ही मुस्लिम समाज की औरतें भी अपने हक को समझें। और ये चीज़ जो ख़ास तौर से देखिए, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारी मुस्लिम जो बहनें हैं वो एक फैमिली टाइप की होती है ना, घर से बाहर निकलना ना वो कुछ जानती हैं, सिर्फ शौहर और बच्चा, इसके सिवा उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं होती। ऐसी कंडीशन में जब वो मियाँ जी तलाक दे देते हैं और बोलते हैं ये लीजिए महर की रकम जो पता नहीं कितने साल पहले थोड़ी सी है उसको बढ़ा करके एहसान जता करके कहते हैं, उसके बाद क्या उनकी ज़िंदगी नहीं होती? उतने पैसे में क्या उसका और उसकी बच्चों की ज़िंदगी चल जाती है? नहीं, अगर उसके वो मियाँ तो अच्छी ज़िंदगी जिए, उनके पास इतना कुछ है